हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम +1 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर कर रहे थे। उसके अंदर हमने चैप्टर जो पढ़ा था वो आंकड़ों का संग्रह पढ़ा था, और इन आंकड़ों के संग्रह के बारे में हम पढ़ भी चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आंकड़े होते हैं वो अर्थशास्त्र का बेस होता है, अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ठीक है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, आंकड़ों का अर्थ हम पढ़ चुके हैं। और संग्रहण के जो हमारे सर्वेक्षण की बात होती थी, यानी संग्रहण करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सर्वेक्षण करना पड़ता है, और सर्वेक्षण करके वहाँ से हम आंकड़े क्या करते हैं, इकट्ठे करते हैं, उनका संकलन करते हैं, आंकड़ों का संकलन करते हैं। यानी क्षेत्र विशेष में पहले हम सर्वेक्षण करते हैं, उनसे पूछते हैं। जैसे हमने पढ़ा था उत्पादक का सर्वेक्षण होता है, तो उत्पादक देता है उस क्षेत्र में कौन सी वस्तु का विक्रय हो रहा है, उसकी कीमत क्या है, कितनी वस्तु की डिमांड है, वो देखता है। मान लेते हैं राजनीतिक पार्टी कोई जो अपने प्रतिनिधि को कोई टिकट देना चाहती है अपनी पार्टी की, तो उससे पहले उस व्यक्ति के बारे में, उस क्षेत्र का वो सर्वेक्षण करवाता है, जो क्षेत्र में उसकी कितनी लोकप्रियता है, वो क्षेत्र में कितने लोग उनको जानते हैं, कितनी ईमानदारी है, कर्तव्यनिष्ठता है। कहने का मतलब ये तो हमने एग्जाम्पल लिया था, इसका मतलब सर्वेक्षण होता है। सर्वेक्षण होकर उस बारे में, उस विचार के बारे में, उस क्षेत्र से आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं ताकि उस समस्या से निपटा जा सके। आज जो हमारा टॉपिक है आगे नेक्स्ट, वो है जनगणना व प्रतिदर्श सर्वेक्षण। जनगणना व प्रतिदर्श सर्वेक्षण, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज। देखो, जनगणना क्या होती है, प्रतिदर्श क्या होता है, सर्वेक्षण तो वही होता है, आंकड़े इकट्ठा करने के लिए जो प्रगणक जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा बहुत जनगणना के बारे में पढ़ते हैं। देखो, जनगणना क्या होती है, जनगणना वो होती है जो प्रत्येक 10 साल के बाद होती है। हम ये पढ़ा था। सबसे पहली जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। थोड़ा बहुत आपको नॉलेज में बता देता हूँ, जो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। लॉर्ड मेयो यानी अंग्रेजों का काल था ये। उसके बाद 1881 के बाद इसको रेगुलर 10 साल के बाद जनगणना होती गई। प्रथम जो आज़ाद होने के बाद जो जनगणना हुई थी भारत, वो 1951 में हुई थी। यानी 1951 में पहली जनगणना थी जो स्वतंत्र भारत की थी, और अब वर्तमान में 2011 में हुई थी। अब होगी वो 2021 में होगी। इसका मतलब ये 10 साल के बाद जनगणना होती है। तो उनके बारे में पढ़ देते हैं हम आज भी, जनगणना और प्रतिदर्श सर्वेक्षण क्या होता है। इसके अंदर जो आपका पहला टॉपिक आता है जनगणना प्रतिदर्श सर्वेक्षण में, वो आता है जनगणना या पूर्ण जनगणना। जनगणना या पूर्ण जनगणना, जनगणना या पूर्ण जनगणना। देखो, इसके बारे में पढ़ते हैं, ये क्या चीज़ है, जनगणना या पूर्ण जनगणना क्या होती है। देखो, आपने कभी देखा होगा जब 10 साल के बाद जनगणना होती है, सरकार जब जनगणना करवाती है, महानिदेशक होता है उसका, जो भारत का महानिदेशक होता है ना, उसका काम होता है उसका सर्वेक्षण करवाना, उसको आंकड़ों को इकट्ठा करना और संग्रहित करना, और उसको उनको क्या करना, प्रकाशित करना, यानी आगे उनको जनता तक पहुँचाना, उसको प्रकाशित करना। ठीक है, ये महानिदेशक होता है, उसका काम होता है। देखो, जनगणना होती है उस टाइम आपने देखा होगा हमारे घर के अंदर आते हैं वो जो प्रगणक जो गठित किए गए हैं, जिनको नियुक्त किया गया है, जिनको काम जनगणना का सौंपा गया है, वो घर घर जाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति से पूछते हैं। यानी व्यष्टिगत होता है। ये क्या होता है, व्यष्टिगत, यानी व्यष्टिगत होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की इकाई की बात होती है। प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक घर में जाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति से वो जानकारी प्राप्त करते हैं जो जनगणना में मतलब समाहित करने वाले हैं। जैसे रोजगार कितने हैं, बेरोजगारी की बात आती है, शिक्षा की आती है, स्वास्थ्य की आती है, उसके बाद और भी हमारे जीवन प्रत्याशा है। ठीक है, इन सभी बातों को, इन सभी प्रश्नों को वो क्या करते हैं, इन सबसे पूछते हैं। कितनी जनसंख्या है, कौन महिलाओं की कितनी है, पुरुषों की कितनी है, जो बुजुर्ग का वृद्ध है वो कितने हैं, नौजवान कितने हैं, बच्चे कितने हैं, यानी 6 वर्ष से कम वाले बच्चे कितने हैं, 18 वर्ष और 6 वर्ष के मध्यम बच्चे कितने हैं, 18 वर्ष और 45 वर्ष के अंदर बच्चे, उसके बाद के जो युवा है, उसके बाद के जो वृद्ध है वो कितने हैं। यानी कहने का मतलब ये सब कुछ वो क्या करते हैं, हमसे प्रश्न पूछते हैं। ये पूर्ण होती है। देखो, पूर्ण यानी प्रत्येक व्यक्ति से ये बात पूछी जाती है, प्रत्येक व्यक्ति से मिला जाता है। और ये चीज़ आप देख चुके हो, क्योंकि जब 2021 में जनगणना होगी ना, अब तो आगे नेक्स्ट ईयर जो, उसके अंदर आप देख लेना, वो प्रत्येक घर के अंदर आएंगे, प्रत्येक व्यक्ति से पूछेंगे, बैठकर प्रश्न पूछेंगे, और प्रश्न पूछकर प्रत्येक कॉलम को आपके सामने ही भरा जाएगा। जितने भी कॉलम सरकार के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, जितने भी क्वेश्चन सरकार के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, वो सारे कॉलम आपके सामने भरे जाएंगे, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, यानी आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं। वो होती है पूर्ण जनगणना। इसका मतलब जो जनगणना होती है ना, वो पूर्ण रूप से प्रत्येक व्यक्ति से मिलकर होती है।
यानी प्रत्येक व्यक्ति से मिला जाता है। तभी तो देखो साल 2-2 साल लग जाते हैं आंकड़े प्रकाशित करने में। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति से मिलते हैं तो टाइम तो लगता है ना, समय भी बहुत लगता है और धन की बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है, धन भी बहुत लगता है। ध्यान रखना, लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं एक जनगणना कराने में, क्योंकि बहुत से प्रगणों का गठन किया जाता है, उन कर्मचारियों को लगाया जाता है वहाँ पर, उनको वेतन पे दिया जाता है, ठीक है, उनको साधन जो स्टेशनरी है वो मिलती है, उसके बाद वो प्रत्येक घर के अंदर जाते हैं, प्रत्येक घर में जाके पूछते हैं, नहीं टाइम बहुत लगता है और धन भी सरकार का बहुत ज़्यादा खर्च होता है। उसे बोलते हैं पूर्ण जनगणना, ठीक है। और इसकी हम बात करें जनगणना की तो मैं बता चुका हूँ, ये प्रथम जनगणना आज़ादी के बाद हुई थी, 1951 में हुई थी, वर्तमान में 2011 में हुई है। और 2011 में जो हमारी जनसंख्या है वो 121.09 करोड़ लगभग जनसंख्या इस जनगणना में आई थी। और जो 2001 में थी उसके बारे में बता चुके हैं आपको, वो आई थी 102.87 करोड़ जनसंख्या थी। भी देखो इतने लोगों का जनगणना की जाती है, इतने लोगों से मिला जाता है, उनसे पूछा जाता है, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो टाइम तो लगेगा, समय भी बहुत लगेगा, धन भी बहुत ज़्यादा खर्च होगा। यानी हम बात करें 2001 में जो जनगणना थी वो 102.87 करोड़ थी और जो 2011 में वो 121.09 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है। और ये जनसंख्या है पूर्ण जनगणना, क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण जनगणना। और आपको इसके लिए ये ध्यान रखना भी पूर्ण जनगणना क्या होती है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप यही कहोगे जब प्रत्येक व्यक्ति से जाकर मिला जाता है, यानी जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं उसके अंदर एक व्यक्ति का रोल नहीं होता। ऐसा नहीं होता भी मेरे परिवार में आए, मेरे गांव में आए, मेरे गांव में आके सरपंच के घर चले गए, सरपंच से पूछ लिया बताओ भी आपकी कितनी आपके परिवार में पूरे गांव में कितनी जनसंख्या है, कितने पढ़े हैं, कितने रोजगार है, कितने बेरोजगार है, कितने शिक्षित है, उससे भरा और चले गए। ऐसा कुछ भी मैटर नहीं है, समझिए ना। इसके अंदर ऐसा नहीं चलता अभी एक व्यक्ति को पकड़ लिया पूरे गाँव की जनगणना कर ली, ये गलत है। यानी पूर्ण जनगणना वो होती है इसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति से मिला जाता है, प्रत्येक घर में जाया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति से वो पर्सन आंसर किए जाते हैं। जो उसके अंदर जितने भी कॉलम डिसाइड होते हैं वो चीज़ हर चीज़ उनसे पूछी जाती है, वो होती है पूर्ण जनगणना, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट होता है वो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड पार्ट इसका, क्योंकि ये तो पूर्ण जनगणना होगी, ये तो सिंपल सी बात है, ये तो सभी व्यक्ति से मिला ही मिला जाएगा, सभी व्यक्ति के पास जाया जाएगा, सभी व्यक्ति से पूछा जाएगा। उसके बाद इसका जो जनगणना में प्रतिदिन सर्वेक्षण की बात करते हैं, ये तो होगी जनगणना पूरी। अब बात करते हैं प्रतिदिन सर्वेक्षण की। इसका जनगणना के अंदर आ गया पूर्ण जनगणना, प्रतिदिन सर्वेक्षण में आएगा जनसंख्या तथा प्रतिदर्श सर्वेक्षण। जनसंख्या प्रतिदर्श सर्वेक्षण, ये देखो ये क्या चीज़ होती है, ये बहुत बड़ा रोल होता है इसका। देखो पूर्ण जनगणना में तो कोई मैटर ही नहीं है, इसके अंदर तो प्रत्येक व्यक्ति के जाएगा, उससे पूछा जाएगा। लेकिन इसमें ये होता है क्यों? क्योंकि जब हम पूर्ण जनगणना करते हैं, जब हम क्या करते हैं पूर्ण जनगणना करते हैं, तो पूर्ण जनगणना करते वक्त में क्या पड़ता है, बहुत ज़्यादा बहुत परगणकों की आवश्यकता पड़ती है, यानी जो कर्मचारी होती है उनकी आवश्यकता पड़ती है। इसके कारण धन भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है, धन खर्च होता है, समय भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। इससे बचने के लिए यानी ज़्यादातर जो अपनाया जाता है वो अपनाया जाता है प्रतिदिन सर्वेक्षण को अपनाया जाता है, पूर्ण जनगणना को कम अपनाया जाता है, ज़्यादातर अपनाया जाता है प्रतिदिन सर्वेक्षण को अपनाया जाता है। अब प्रतिदिन सर्वेक्षण होता क्या है, ध्यान से सुनो। प्रतिदिन सर्वेक्षण होता है, जैसे मान लेते हैं 300 टोटल एक गाँव में जनसंख्या है, ठीक है, तो इसके अंदर जो परगणक होता है ना वो प्रत्येक व्यक्ति के पास नहीं जाता। जैसे मान लो 300 जनसंख्या तो 300 व्यक्तियों के पास नहीं जाता, क्योंकि जब 300 व्यक्ति के पास जाएगा तो समय बहुत लगेगा, बंदे भी ज़्यादा चाहिए, यानी कर्मचारी भी ज़्यादा चाहिए, पैसा भी बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, 300 में से कुछ व्यक्तियों का चयन कर लेगा, मान लेते हैं 30 व्यक्ति का चयन किया। अब वो 300 व्यक्तियों से क्या करेगा, 300 व्यक्तियों का आंकड़े तैयार कर देगा, मिलेगा तो वो 300 व्यक्तियों से पास ही 300 व्यक्तियों के पास जाएगा, उनसे प्रश्न पूछेगा, लेकिन जो निर्णय लेगा वो 300 व्यक्तियों का ले लेगा, 30 व्यक्ति से वो 300 व्यक्तियों का निर्णय ले लेगा। इसका मतलब वो प्रत्येक व्यक्ति के पास नहीं जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति होता है वो होता है समष्टि, यानी पूरा समष्टि की बात नहीं करेगा, बल्कि समष्टि में से कुछ का प्रतिदर्श कर लेगा, वो कुछ इकाइयों का चयन कर लेगा, मुख्य महत्वपूर्ण इकाइयों, जैसे एक गांव में करता है तो वहाँ का सरपंच है या कोई एक वहाँ का मुख्य व्यक्ति है,
ठीक है, जो ज़्यादा वृद्ध व्यक्ति है, जिसको ज़्यादा जानकारी होती है, तो उन व्यक्तियों के अंदर वो क्या कर लेगा, उसका चयन कर लेगा और चयन करके क्या कर देगा, जनसंख्या उसके आंकड़े जारी कर देगा। देखो इसके अंदर तो प्रत्येक व्यक्ति से मिला जाता है, इसके अंदर क्या होता है, कम व्यक्तियों से ज़्यादा व्यक्तियों के आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। इसके कारण इसके अंदर पैसा धन भी कम खर्च होता है, कम खर्च होता है, और जो समय होता है वो भी कम लगता है। इसका मतलब इसमें परगणक भी कम आवश्यक होते हैं, परगणक यानी कर्मचारी को भी कम आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सभी से मिलना नहीं है, कुछ व्यक्तियों से ही मिलना है, इसके कारण इसमें कम आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, छोटा सा जो आपके सिलेबस में भी दिया है, आपके बुक के अंदर, उसका एग्जाम्पल लेते हैं। देखो मान लेते हैं हमें 30 व्यक्तियों का, हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे ज़्यादा। देखो 30 व्यक्ति हैं और 30 व्यक्तियों की औसत आय ज्ञात करनी है हमें, एवरेज इनकम, औसत आय भी, उनकी औसत आय क्या होती है। औसत एवरेज निकालने का हमारा एक फॉर्मूला होता है, जो 9th और 10th में पढ़ते थे, 8th में पढ़ते थे, 7th में पढ़ते थे। क्या होता है, हम पढ़ते थे राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अगर आपको याद हो तो इस चीज़ को हम करते थे। अब इसके आधार पर हम क्या करें भी, 30 व्यक्तियों से हम क्या पूछेंगे, प्रत्येक व्यक्ति जाकर उसकी आय पूछेंगे, प्रत्येक व्यक्ति यानी 30 व्यक्ति तक हम उसकी आय पूछेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा ना। भी 30 की 30 आय पूछेंगे, 30 व्यक्तियों की आय पूछने के बाद फिर राशियों का योग यानी आयों को जोड़ेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद उसको 30 से भाग दे देंगे। औसत ऐसे निकलता है ना, 30 व्यक्ति की औसत आय निकालनी है तो 30 व्यक्तियों की आय जितनी भी इनकम है वो पता करेंगे, फिर उन सबको जोड़ देंगे, फिर उसको 30 व्यक्ति से भाग दे देंगे, तो हमें औसत आय का पता चल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब हम 30 व्यक्ति के पास जाते हैं, उनसे इनकम आय का पता करते हैं, उसके बाद उसको हम जोड़ते हैं, उसके बाद उसको हम विभाजित करते हैं, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च होता है, और बहुत ज़्यादा परगणक होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनकी आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें क्या करते हैं, प्रतिदर्श चयन को अपनाते हैं। प्रतिदर्श चयन के अंदर हम 30 के 30 व्यक्तियों से नहीं मिलते, बल्कि 30 के अंदर कुछ व्यक्तियों की छंटनी कर लेते हैं हम, कुछ व्यक्तियों की छंटनी से 30 के अंदर 5 व्यक्तियों की आय पता किया हमने, बीच बीच में से जो मुख्य है उनको ले लिया, उनकी आय को जोड़कर टोटल व्यक्तियों का हमने क्या ले लिया, डिसाइड निर्णय ले लिया। तो वो होता है प्रतिदर्श चयन। देखो कैसे, देखो प्रतिदर्श चयन में 2 विधियां हैं, जो प्रचलित विधियां हैं, प्रचलित तरीके हैं। एक तो है यादृच्छिक और एक है अयादृच्छिक। ये 2 प्रचलित तरीके हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो प्रतिदर्श चयन कर सकते हैं, सर्वेक्षण कर सकते हैं। प्रतिदर्श चयन कर सकते हैं, सर्वेक्षण कर सकते हैं। देखो हम प्रतिदर्श की बात करते हैं। प्रतिदर्श में बता चुका हूँ आपको, भाई सभी इकाइयों से हमें नहीं मिलना, उसके अंदर कुछ इकाइयों का चयन करना है, सिर्फ उन्हीं से मिलना है और पूरे का निर्णय लेना है, यानी कम इकाइयों से ज़्यादा का निर्णय लेना है। जैसे 300 व्यक्ति थे, 30 व्यक्ति का अध्ययन करके हम 300 का निर्णय ले लेंगे, ठीक है। जैसे 30 व्यक्ति थे, 5 का अध्ययन करके हम 30 का निर्णय लेंगे, यानी सबके पास जाने की जरूरत नहीं है हमें, सिर्फ उन्हीं इकाई का जाएंगे जहाँ पर उनकी हमने जो चयन किया है, जिनसे हमें मिलना है, जिनको हमने मुख्य चयन किया। सिर्फ जैसे गांव के अंदर सरपंच है, कोई और वृद्ध व्यक्ति है, उनसे जाके मिल लेंगे, पूरे गांव के आंकड़े इकट्ठे करके चले जाएंगे। यानी प्रत्येक गांव के अंदर जो प्रत्येक व्यक्ति है उनसे मिलने की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे आंकड़े इकट्ठे करने के लिए, सर्वेक्षण करने के लिए 2 तरीके हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ध्यान रखना, प्रचलित है, बिल्कुल सिंपल है। एक तो होता है यादृच्छिक। देखो यादृच्छिक, आपने जो लॉटरी विधि सुनी होगी ना, लॉटरी विधि होती है ना एक, जैसे मान लेते हैं हमने कोई लॉटरी भरी है, सबका जितने भी लॉटरी भरने वाले उनका सबका नाम पर्ची पर लिखकर मटके में डाल देते हैं, उसके बाद उसको मटके को हिला देते हैं, उसके बाद किसी व्यक्ति को कहते हैं आओ जी उसके अंदर कोई पर्ची निकालो, बच्चे को बोलते हैं, वो बच्चा क्या करता है, पर्ची निकालता है, एक निकालता है, वो फर्स्ट विजेता होता है, दूसरा वो सेकंड विजेता होता है। ऐसा होता है नहीं होता, इसके अंदर यही होता है। देखो कैसे, मान लेते हैं हम 300 व्यक्ति के चयन के लिए 10 घरों को चुनना है, यानी हमें क्या करना है, 300 घर है टोटल, उनका हमें क्या करना है, उनके आंकड़े लेने हैं हमें। आंकड़े कौन से, मान लेते हैं शिक्षा से संबंधित लेने हैं, शिक्षा से संबंधित हमें क्या करने हैं, आंकड़े इकट्ठे करने हैं, समक लेने हैं, या आप कह सकते हो डाटा प्राप्त करने हैं। हमें
अगर हम प्रतिदश को चुने तो 300 में से हमें 10 व्यक्ति का चयन, 10 घरों का चयन करना है, जिसके द्वारा हम 30 घरों का क्या कर लेंगे, निर्णय ले लेंगे। क्योंकि प्रतिदश का अर्थ ये होता है भी सबका आंकड़े इकट्ठे करने के लिए सबके पास नहीं जाना, बल्कि जो मुख्य इकाई जिसका हमने चयन किया सिर्फ उन्हीं के पास हमें जाने की आवश्यकता होती है। तो इन 10 घरों के लिए हमने क्या किया, इन 300 व्यक्तियों के नाम ए बी कुछ भी है चाहे, यानी हमने टोटल इन 300 व्यक्तियों के नाम लिख लिए एक पर्ची में, अलग अलग पर्ची में नहीं, और उसको पर्ची में डाल दिया, एक मटके में या किसी बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, उसमें से हमने पहली पर्ची निकाली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, यानी टोटल हमने कितनी पर्ची निकालनी है, 10 पर्चियाँ निकालनी है, क्योंकि 10 व्यक्ति का चयन करना है ना, 10 पर्चियाँ निकालनी है। जो मैं पर्चियों पर जिनके नाम होगा, जिन व्यक्ति का जिन घर का नाम होगा उसका इसमें चुन लिया जाता है, और उनसे टोटल आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, और उसी आंकड़े के आधार पर क्या कर देते हैं, 300 व्यक्तियों के आंकड़े इकट्ठे हो जाते हैं। यानी इन 10 व्यक्तियों के साथ हमें 300 व्यक्तियों के आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये होती है आपकी यादृच्छिक विधि। कौन सी विधि होती है, यादृच्छिक तरीका, जिसके द्वारा आप प्रतिदश सर्वेक्षण को चुनते हो। ठीक है, इसकी विशेषता क्या होती है, देखो इसकी विशेषता ये होती है, तो फर्स्ट तो ये है भी सबको, यानी सभी का, जैसे मान लो 300 व्यक्ति, तो सभी का नाम आने की संभावना, नाम आने की संभावना कैसी होती है, समान होती है। अरे समान ही तो होती है, नाम किसी का ही आ सकता है, यानी इस 10 घरों में, इस 10 व्यक्ति में नाम तो किसी का आ सकता है। 300 नाम हमने पर्चियों में डाले हैं, हमने आग मीच कर या किसी बच्चे से वो निकलवाए हैं, तो उसके अंदर नाम तो किसी का ही आ सकता है। इसका मतलब सबकी संभावना कैसी होती है, समान होती है। ध्यान रखना, सबकी संभावना समान होती है, इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं होता। ऐसा नहीं होता भी किसी व्यक्ति विशेष का ही नाम आता है, दूसरे का आता ही नहीं है। नाम तो किसी का भी आ सकता है, पर्ची किसी के नाम की निकल सकती है, ये ध्यान रखना। तो इसके अंदर चयन होने का जो संभावना होती है वो क्या रहती है, समान रहती है। इसके लिए आप ये भी कह सकते हो, इसके अंदर जो चयन हुए हैं, ये 10 घर चयन हुए हैं, और जो चयन नहीं हुए हैं, दोनों ही बराबर होते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता। ऐसा नहीं 10 व्यक्ति विशेष है जो अमीर है या जो कोई और किसी आधार पर ऊंचे लोग हैं, सिर्फ उन्हीं का चयन होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों ही समान है और दोनों बराबर है, जो चयन हुए हैं या नहीं हुए हैं वो सब बराबर है। क्यों जिनका चयन नहीं हुआ, हो सकता है उनकी पर्ची आए तो उसका चयन हो जाता। इसके अंदर तो अमीर गरीब की बात ही नहीं है, कोई बड़े ओहदे की या नीचे ओहदे की तो कोई बात ही नहीं है। पर्ची किसी की भी आ सकती है, नाम सभी का डाला गया है, किसी का भी इसके अंदर चयन हो सकता है जिससे उससे आंकड़े या उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये होती है आपकी यादृच्छिक विधि। आप इसको लॉटरी विधि कह सकते हो। इसको मैं सिंपल से बता देता हूँ आपको। इसमें जितने व्यक्ति होते हैं जिनका हमें चयन करना है, ठीक है, और जो जितने हम पूरे गांव का है, जैसे 300 व्यक्ति का चयन करना है हमें, 300 व्यक्तियों के आंकड़े इकट्ठे करने हैं, चयन करना है 10 व्यक्तियों को। तो इन 300 व्यक्तियों के नाम क्या होता है, एक टोकरी में डाल लेते हैं, मटके में डाल लेते हैं, और उनमें से 10 पर्चियाँ निकाली जाती है, और 10 पर्चियों के नाम जैसे जो पहला दूसरा तीसरा जो 10 पर्चियों के नाम निकलते हैं, उनका क्या होता है, इस प्रतिदश में चयन हो जाता है। और अब जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं वो 300 के पास जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10 व्यक्तियों के पास ही जाना है, ठीक है। अब हमें 300 के पास नहीं जाना, सिर्फ 10 व्यक्तियों के पास ही हमें पहुंचना है, और उससे संबंधित आपको प्रश्न करने हैं, और प्रश्न करके वो आंकड़े इकट्ठे करने हैं। अब आती है बात इसकी विशेषता की है। एक तो सभी का नाम आने की संभावना समान है। ऐसा नहीं है 10 व्यक्तियों का नाम है तो सिर्फ उन्हीं का आता है, किसी और का भी आ सकता था, क्योंकि वो तो अंदर से आग मीच कर या किसी बच्चे से या किसी और तरीके से निकाला जाता है। जब हम पर्ची निकालते हैं तो नाम तो किसी का भी आ सकता है। इसका मतलब प्रत्येक 300 व्यक्तियों के नाम आने की संभावना होती है वो समान होती है। आप ये भी कह सकते हो उसमें चयन हुए हैं जो नहीं हुए वो सब बराबर है, कोई इसके अंदर भेदभाव नहीं है। कोई भी आ सकता था, किसी का भी ड्यूटी आ सकती थी, किसी का नाम आ सकता था, किसी का चयन हो सकता था उसमें, है ना। तो इसका मतलब चयन हुई या चयन नहीं हुई सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इसका लाभ तो मैं वैसे ही कर चुके हैं, बता देता हूँ। अब देखो 300 व्यक्तियों के पास जाना तब तो बहुत समय भी लगता है, बहुत पैसा भी खर्च होता है, और बहुत ज़्यादा कर्मचारियों की भी आवश्यकता पड़ती है, यानी परगणक बहुत ज़्यादा चाहिए हमें। अब हमें सिर्फ 10 व्यक्तियों के पास, एक तो 300 के पास जाना, एक 10 के पास जाना। ज़्यादा सरल कौन सा तरीका है, 10 के पास जाने का, क्योंकि 300 के पास जाएंगे तो 4-5 दिन लग जाएंगे,
10 के पास हो सकता है हम एक दिन में निकाल आए। बात समझ रहे हो? तो एक तो 300 के पास जाना, एक 10 के पास जाना। तो 10 के पास जाने पर एक तो हमें समय हमारी बर्बाद नहीं होता, समय नष्ट नहीं होता। दूसरा, हमारा धन भी कम लगता है, परगणक भी हमें कम नियुक्त करने पड़ते हैं, यानी कर्मचारी भी हमें कम चाहिए। और आसानी से और सरल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन 300 व्यक्तियों के आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं। ये है आपकी प्रतिदर्श चयन में पहली विधि, यादृच्छिक विधि। ठीक है, अब सेकंड पढ़ते हैं हम अयादृच्छिक विधि। सेकंड है हमारी अयादृच्छिक विधि। यानी ये तरीका क्या है तो ये प्रतिदर्श का ही। देखो हम साथ लिखते हैं, यादृच्छिक में तो हमने क्या किया था, यानी हमने क्या किया था, सबका नाम डाला था, सबका नाम डाला था और सबका नाम डालकर लॉटरी विधि के द्वारा हमने कुछ इकाइयों का चयन किया था, कुछ इकाइयों का चयन। इसकी क्या विशेषता थी भी, सबका नाम आने की संभावना समान होती है। सबका, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसका अर्थ समझने में आसानी रहेगी आपको। सबका नाम आने की संभावना समान होती है, यानी इसमें सबका नाम आने की संभावना समान होती है, किसी का भी नाम है आ सकता है। लेकिन इसमें क्या है तो ये प्रतिदर्श चयन का, यानी ये दोनों विधि है ना, ये प्रतिदर्श चयन की विधि है, प्रतिदर्श सर्वेक्षण की है। यानी हमें सभी व्यक्तियों के पास नहीं जाना, उनमें से कुछ का चयन करना है हमें। लेकिन इसमें जो यादृच्छिक में जो चयन होता है वो तो इस प्रकार से होता है, अयादृच्छिक में चयन होता है वो कैसे होता है, इसके अंदर सबका नाम नहीं डाला जाता, ये ध्यान रखना। इसके अंदर जो व्यक्ति जो आंकड़े इकट्ठा करता है ना, और जो परगणक नियुक्त करता है, और जो कुछ जैसे मान लो 300 है, इसमें तो 300 व्यक्तियों को आंकड़े इकट्ठे करने के लिए 10 व्यक्ति का चयन किया था। इसके अंदर क्या होता है, इसमें 300 का आंकड़े इकट्ठे करने के लिए 10 व्यक्तियों का चयन करते हैं ना, वो ऐसे नहीं करते हम, बल्कि ये उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है भी कौन से व्यक्तियों को चुनना है। जैसे मान लो मेरे सामने पूरी क्लास बैठी है, ठीक है, क्लास में 30 बच्चे हैं और मैं कहता हूँ 5 व्यक्तियों को चुनना है, तो मैं मेरी मर्जी से मैं कहता हूँ तू खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा, तो मैंने नाम नहीं डाले, बल्कि मेरे को जहाँ पर सुविधा लगती है, क्यों मैं सोचता हूँ ये व्यक्ति मेरे गांव का है, ये व्यक्ति, ये जो लड़का है वो पड़ोस का है, ये मेरा भाई है, ये मेरा छोटा भतीजा है, कुछ भी ऐसे, क्योंकि वहाँ पर जाना मेरी सुविधा रहती है। मेरे को ऐसे नहीं है कि ऐसे लड़का चयन कर लूँ जो मेरे गाँव से 20 किलोमीटर दूर हो, फिर तो मेरे को तेल भी फूंकना पड़ेगा, बाइक लेके जानी पड़ेगी, टाइम भी लगेगा मेरे को। तो उसके अंदर जो व्यक्ति होता है ना, जो आंकड़े इकट्ठे करने हैं, वो उसके पर डिपेंड करता है कौन किस चीज़ का चयन करना है। यानी इसमें तो 300 के 300 नाम डाले जाते हैं, किसी का ही नाम आ सकता है। इसमें जो व्यक्ति सर्वेक्षण करता है, जो व्यक्ति सर्वेक्षण करता है उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है भाई वो इन 10 व्यक्तियों को किन को चुने। वो अपने मित्र को भी चुन सकता है, वो अपने रिश्तेदार को भी चुन सकता है, अपने कोई जो भी सुविधा होती है वो सुविधा के अनुसार किसी को भी चुन सकता है, किसी भी व्यक्ति को ले सकता है। वो उसकी सुविधा पर डिपेंड करता है, जहाँ पर उसको ज़्यादा सुविधा लगे, जहाँ पर उसको ज़्यादा अच्छी तरह जो आंकड़े इकट्ठे कर सकता है या अच्छी तरह उनके पास वो जा सकता है, सिर्फ उन्हीं इकाइयों का चयन करेगा, बाकियों का नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होता है, इसमें सबकी नाम आने की संभावना नहीं रहती ना, तो आप लिख सकते हो सबका नाम आने की संभावना समान नहीं होती। समझ गए बात? क्योंकि इसमें तो 300 के 300 नाम डाले जाते हैं, तो सबका नाम आने की संभावना रहती है, किसी का भी नाम आ सकता है। यानी 10 व्यक्तियों का हम चयन कर रहे हैं, 10 व्यक्तियों में किसी का ही नाम आ सकता है, 300 में से कोई जरूरत थोड़ी उसी का ही नाम आएगा। लेकिन इसमें उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है, सर्वेक्षणकर्ता पर भी किसको उसको चुनना है। उसका मतलब इसमें सभी की संभावना समान नहीं होती। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, पूरी क्लास में 30 स्टूडेंट बैठे हैं, उनमें से मैं किसका चयन करूंगा वो मेरी इच्छा पर डिपेंड करता है, मेरी सुविधा पर डिपेंड करता है। मैं अपनी सुविधा के अनुसार ही उसका चयन करूंगा, जिसके पास मैं आसानी से जा सकता हूं, जिससे मैं आसानी से बातचीत कर सकता हूं भी, न तो मेरा समय ज़्यादा लगे, न मेरा ज़्यादा धन खर्च हो, और आंकड़े भी इकट्ठे कर लूँ मैं।
चयन तो तरीका तो ये दोनों प्रतिदर्श का ही है, इसमें भी 300 को 10 चुनना है, इसमें भी 300 में 10 चुनना है, लेकिन यहाँ पर संभावना समान होती है, यानी यहाँ पर संभावना समान नहीं होती। ये सर्वेक्षणकर्ता पर ही डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति को लेना है, किस व्यक्ति को नहीं लेना। और जो ये काम करता है वो अपनी सुविधा के अनुसार ही क्या करता है, व्यक्तियों को लेता है। जहाँ पर उसको ज़्यादा सुविधा लगती है, जहाँ पर उसको ज़्यादा जल्दी वो सरल तरीके से आंकड़े इकट्ठे कर सकता है, सिर्फ उन्हीं को वो लेता है, अपने मित्र को, रिश्तेदार, दोस्त, जो भी उनके पड़ोसी हैं, ठीक है, उनके परिवार के सदस्य हैं, सिर्फ उनमें से वो चयन कर लेगा ताकि उसको आंकड़े इकट्ठे करने में आसानी रहे। तो ये आपके प्रतिदर्श के दो तरीके हैं, एक तो यादृच्छिक और एक आपका तरीका है अयादृच्छिक। समझ हम पढ़ क्या रहे हैं, पहले तो ये सुनो आप क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं जनगणना और प्रतिदर्श सर्वेक्षण। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, जनगणना, या एक तो पढ़ी थी हमने पूर्ण जनगणना। देखो आपको मैंने आपको पहले कहा था, जैसे भी आप कोई चीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन उसके टॉपिक या हेडिंग को नहीं भूलना आपको, क्योंकि आपको पता चले ना हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं सर्वेक्षण की विधियाँ, आंकड़ों का संग्रह करने की विधियाँ, क्योंकि हमारा लेसन का नाम ही है आंकड़ों का संग्रहण, उनका संकलन करना, उनको इकट्ठा करना, कलेक्ट करना डाटा को, ये तो हमारा लेसन का नाम है। तो इसको संग्रहण हमने विधि पढ़ी थी, टेलीफोन के द्वारा सर्वेक्षण कर सकते हो आप साक्षात्कार टेलीफोन के द्वारा कर सकते हो, डाक के द्वारा, व्यक्तिगत हो सकता है। उसके बाद जो सर्वेक्षण होता है वो दो प्रकार से, जैसे जनगणना या पूर्ण जनगणना हो गया। देखो पूर्ण जनगणना क्या होती है, पूर्ण जनगणना वो होती है इसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति से जाकर मिला जाता है, पूर्ण होती है वो, पूर्ण रूप से मिला जाता है, प्रत्येक व्यक्ति से प्रश्न पूछा जाता है, कोई भी किंतु परंतु नहीं होता। हाँ, जैसे गांव में 300, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया ना 300 व्यक्ति है, तो पूर्ण जनगणना में तो 300 के पास ही जाया जाएगा, किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं होता है अभी 10 व्यक्ति का सर्वेक्षण किया और 300 के आंकड़े इकट्ठे कर दिए, ये पूर्ण जनगणना में नहीं होता। और मैं बता चुका हूँ जनगणना हमारे 10 साल के बाद होती है। जो फर्स्ट जनगणना हुई थी, जो स्टार्टिंग वो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी 1872 में, और जो सिस्टम से व्यवस्थित तरीके से हुई थी वो 1881 में शुरू हुई थी, वो हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में। थोड़ा बहुत इसका नॉलेज मैं आपको बता देता हूँ। देखो स्टार्टिंग जो जनगणना थी वो 1872 में थी, ये लॉर्ड मेयो के काल में थी, लॉर्ड मेयो, क्योंकि उस टाइम तक हम आज़ाद नहीं हुए थे, स्वतंत्र नहीं हुए थे। उसके बाद जो सिस्टम से शुरू हुई थी वो हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में, और इसके बाद प्रत्येक 10 साल के बाद जनगणना होती शुरू होगी, प्रत्येक 10 साल के बाद ये जनगणना होती थी। और वर्तमान में जो आप कह सकते हो स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम जनगणना हुई थी वो 1951 में हुई थी, क्योंकि 1947 में स्वतंत्र हुए थे। और वर्तमान में कह सकते हो आप 2011 में हुई है, उससे पहले 2001 में हुई थी। मतलब इस सदी की ये दूसरी जनगणना है, 21वीं सदी चल रही है ना, तो 21वीं सदी की 2001 में पहली जनगणना थी, 21वीं सदी की ये दूसरी जनगणना है, ठीक है। और ये जनगणना होती है वो होती है तो जिनसे प्रगणक नियुक्त करते हैं, कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक घर में जाकर प्रश्न पूछते हैं, अपने जो कॉलम जो निर्णय जो प्रश्न पूछने होते हैं उनके पास एक प्रश्न बुक होती है, वो उससे पूछते जाते हैं और उसमें भरते जाते हैं। यानी यहाँ 300 व्यक्ति है तो 300 के पास ही मिलना पड़ेगा, उसे बोलते हैं पूर्ण जनगणना। क्या बोलते हैं? पूर्ण जनगणना। जब 300 का निर्णय लेने के लिए जब हम सिर्फ 10 व्यक्तियों से मिले उसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? प्रतिदर्श। उसके अंदर पूर्ण लोगों के पास मिलने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब पूर्ण जनगणना करते हैं सभी लोगों के पास 100, मैंने अभी बताया था आपको 2011 के अनुसार जो हमारी जनगणना जनसंख्या है वो 121.09 करोड़ है, और 2001 के अंदर थी वो 102.87 करोड़ थी। अरे बात सुनो, इतने लोगों से मिलेंगे टाइम तो लगेगा, इतना बड़ा एरिया है, 32,87,263 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में भारत फैला हुआ है। उसका जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इतना एरिया, इतनी जनसंख्या, और जब प्रत्येक क्षेत्र में हम प्रत्येक व्यक्ति के जाकर मिलेंगे तो एक तो हमें बहुत ज़्यादा कर्मचारी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति फिर लेगा क्या? अरे एक व्यक्ति तो जाएगा ना, तो 10 साल के बाद जनगणना दूसरी जनगणना आ जाएगी, तब तक उसके आंकड़े इकट्ठे नहीं होंगे। इसलिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा लोगों कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है, जिसके द्वारा बहुत पैसा खर्च होता है, और वो जाते हैं गांव-गांव में व्यक्तियों से मिलते हैं, समय भी बहुत लगता है। यानी कहने का मतलब आज के टाइम में अधिकतर
जो आंकड़े इकट्ठे करने की विधि अपनाई गई है वो अपनाई गई है प्रतिदर्श विधि, यानी प्रतिदर्श सर्वेक्षण को अपनाया गया है, ताकि हमारा समय भी बच जाए और धन की बचत हो जाए और आंकड़े भी इकट्ठे हो जाए। पूर्ण जनगणना में तो सबके पास जाएंगे। देखो आज एक समस्या है, कोई आज समस्या है, उसको आज ही हमें हल करना है, लेकिन हम पूर्ण जनगणना को अपना बैठे। समस्या को आज हल करना है, लेकिन उससे संबंधित आंकड़े हमें 20 दिनों के बाद प्राप्त हो रहे हैं, तो उस आंकड़ों का करना क्या, वो तो फालतू के आगे, उसमें तो हमने धन खर्च किया, वो तो व्यर्थ चला गया, तो जितना समय नष्ट हुआ वो भी व्यर्थ चला गया। भी समस्या तो आज है, आज ही चाहिए हमें। तो इसलिए हर लगभग जो अब आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं उसमें प्रतिदर्श को अपनाया जाता है, क्योंकि आज समस्या है तो आज ही हम कुछ लोगों का अध्ययन करके आंकड़े इकट्ठे कर लेंगे, सभी लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है। भाई कुछ ही लोगों का, जैसे 300 व्यक्तियों का अध्ययन करना है, फिर तो हमें 5-10 दिन लग जाएंगे, और जब सिर्फ 10 का ही करना है तो एक दिन में करके उसी टाइम उस समस्या को सल्ट लेंगे, उसी टाइम हम क्या कर लेंगे, आंकड़े इकट्ठे कर लेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि वर्तमान में जो लगभग जो सर्वेक्षण की विधि अपनाई गई है वो कौन सी है, प्रतिदर्श विधि को अपनाया गया है। अब प्रतिदर्श में भी क्या है, 2 प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं। प्रतिदर्श चयन के अंदर ही जो सर्वेक्षण है ना, उसमें भी 2 प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं। एक तो होता है यादृच्छिक, एक होता है अयादृच्छिक। यादृच्छिक वो होता है जिसके अंदर सबका नाम डाला जाता है, कुछ इकाइयों का चयन होता है और सबका नाम आने की संभावना क्या रहती है, समान रहती है। जैसे लॉटरी विधि का मैंने अर्थ बताया था आपको, उसके अंदर जितने भी लॉटरी भरी जाती है उन सबका नाम उसमें डाला जाता है और पर्चियाँ निकाली जाती है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें 300 नाम डाले जाते हैं और उसमें 10 पर्चियाँ निकाली जाती है, क्योंकि हमें 300 में से 10 का चयन करना है ना, 300 में 10 का चयन करना है, इसका मतलब 10 पर्चियाँ निकाली जाती है और इन 10 व्यक्तियों के जिनके नाम आते हैं वो सर्वेक्षण के अंदर शामिल हो जाते हैं, बाकियों का अध्ययन कर लिया जाता है। इसके अंदर क्या होता है यादृच्छिक में, अयादृच्छिक में सर्वेक्षण होता है वो अपने सुविधा के अनुसार होता है, उसके अंदर सभी के नाम आने की संभावना नहीं रहती। व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार अपने मित्र, दोस्त, कोई भी रिश्तेदार है, कोई भी अपने परिवार का सदस्य है, पड़ोसी है, उसको चुन लेगा, ताकि उसको सुविधा के अनुसार, ताकि उसको आंकड़े इकट्ठे करने में क्या रहे, सुविधा रहे। तो इसमें सबका नाम आने की संभावना होती है, वो समान है नहीं होती। सिंपल सी बात है। ऐसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, फिर यही क्लास ख़त्म करते हैं। देखो पूरी क्लास है, उसको मेरे को अध्ययन करना है। एक तो मैं क्या करूँ, सब 30 बच्चे हैं, 30 के पर्चियों के नाम लिखकर उसको एक बच्चे से पर्चियाँ निकाल लूँ, 5 बच्चों की। इसका मतलब किसी का नाम आ सकता है, सबके नाम आने की संभावना समान है, लॉटरी विधि होगी। एक मैं क्या करूँ, जो मेरे जो ज़्यादा नज़दीक है या जो मेरे ज़्यादा सुविधा के अनुसार उनसे जाके मैं मिल सकता हूँ, उनके बारे में अध्ययन कर सकता हूँ, उन 5 बच्चों के सीधे ही नाम ले लूँ मैं। उसमें सबके नाम आने की संभावना कम होती है। कहाँ होती है, होती नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है मेरे ये 5 बच्चे हैं जो मेरी सुविधा अनुसार मेरे काम के हैं, मेरे पड़ोस के हैं, तो उनका अध्ययन मैं आसानी से कर सकता हूँ। वो होती है अयादृच्छिक विधि। तो ध्यान से सुनो भाई, अपने यहाँ तक जो पढ़ा है वो आंकड़ों संग्रह करने की विधियाँ पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये टॉपिक आपका यहीं पर पूरा होता है और नेक्स्ट क्लास में हम उसके जो वर्गीकरण वगैरह लेके आएंगे भी। देखो मैंने कहा था आंकड़ों से संबंधित आपके 3-4 लेसन हैं, उनको इकट्ठे करने हैं, फिर उनका वर्गीकरण करना है, फिर उनको आगे प्रस्तुत भी करना है, ठीक है, यानी उनको आगे प्रकाशित करना है, ठीक है। तो सब पढ़ेंगे हम और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।